हेलो, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं वीरेंद्र सिंह। हम लोग यहाँ जुड़े हैं आज CUET PG कॉमन बीएड के PYQ डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि लास्ट ईयर में आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोगों का पेपर आ रहा है तो आप लोगों को और भी क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, प्लस वो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी CUET कॉन्सेप्ट ऐप पे, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ पे CUET कॉन्सेप्ट ऐप पे आपको प्ले स्टोर में जाके CUET कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ पे आपको क्या होगा, मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे और आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट मॉक टेस्ट वहाँ पे हैं, प्लस और भी ऐड होंगे। और केवल उसका प्राइस कितना है, 199 में आपको सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए यहाँ पे 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, बाकी उसके सिवाय अगर आप लोगों को और भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए, मॉक टेस्ट के बारे में, तो आप लोग इस नंबर पे, जो कि CUET कॉन्सेप्ट ऑफिस का नंबर है, इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके और जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि मॉक टेस्ट कितने अवेलेबल होंगे या फिर क्या प्राइस है उसकी, ये सब जानकारी आप लोग ले सकते हैं। प्राइस उसका 199 है और क्वेश्चंस एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो आप लोग एक बार अगर आपको लगता है तो आप विजिट कर सकते हैं। ठीक, ये नंबर है। बाकी आपको प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर पे CUET कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस नाम से आपको वहां पे क्या होगा, ऐप अवेलेबल होगा। उस ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप में जाएंगे तो वहां से आप लोग मॉक टेस्ट परचेस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू हिंदी लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इन आर्टिकल 343(1). ठीक है, तो संविधान, देखिए हमारा संविधान जो है उसमें पूछा जा रहा है कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 343(1) है, उसमें जो आपका हिंदी लैंग्वेज है उसको क्या स्टेटस दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात करेंगे ही। अब जैसे लैंग्वेज की बात आई है, तो जो लैंग्वेज वाला पार्ट होता है वो संविधान में आपके किस पार्ट में रहता है, एक अलग पेज पे हम लोग देख लेते हैं। जो लैंग्वेज भाषा आपका रहता है वो संविधान में पार्ट 17 में है। संविधान में टोटल इस समय प्रेजेंट में कितने भाग हैं, 25 है। ओरिजिनल कितने थे, ठीक है, ओरिजिनल आपके 22 थे। तो ये जो आपका लैंग्वेज है ये आपका किस भाग में है, 17वें भाग में है। और 17वें भाग में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक किस चीज के बारे में बात होती है, लैंग्वेज के बारे में बात होता है। तो देखिए लैंग्वेज को भी क्या है ना, 4 सेक्शन में बांटा गया है। जो ये आपका पार्ट 17 है, इसमें आपको 343 से 351 अनुच्छेद मिलेंगे, बट इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। किन 4 भाग में बांटा गया है? पहला, लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब कि आपका सेंटर का लैंग्वेज क्या होगा, आपका पार्लियामेंट का लैंग्वेज क्या होगा, उसमें रखा गया है। दूसरा वहीं पे आपका रीजनल लैंग्वेजेस, कि भाई स्टेट में क्या लैंग्वेज होंगे। ठीक है, स्टेट में क्या लैंग्वेज होंगे उसके बारे में रीजनल लैंग्वेज हो गया। तीसरा आपका क्या हो जाता है, जुडिशरी का क्या लैंग्वेज होगा, सुप्रीम कोर्ट का क्या लैंग्वेज होगा, हाई कोर्ट का क्या लैंग्वेज होगा, किस चीज के लिए, अपने बिजनेस को ट्रांजैक्शन, मतलब उनका बिजनेस जो भी है, जैसे जुडिशरी का क्या बिजनेस है कि भाई उन्हें कोर्ट में क्या होंगे, केस आएंगे, उस पर फैसला सुनाना है, तो वो किस लैंग्वेज में होना चाहिए, वो किस में होना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हो गया कि सब कुछ इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक, तो ये किस में बताया जा रहा है, ये आपके संविधान के भाग 17वें। और अनुच्छेद जो आपका जुडिशरी का अनुच्छेद होता है वो कौन सा होता है,
48 और 49, मतलब 348 और 349 जो होता है वो आपका जुडिशरी का होता है। तो हमने क्या बताया, 4 भाग में बांटा गया है। पहला कौन सा, यूनियन, ठीक है, कि पार्लियामेंट कैसे रन होगा, उसमें कौन सा लैंग्वेज होगा उसकी बात की जा रही है। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद में है, 343 और 344 में आपका लैंग्वेज ऑफ यूनियन की बात की जा रही है। 345, 346, 347 में आपका जो रीजनल लैंग्वेजेस होंगे कि स्टेट में क्या लैंग्वेज होंगे, स्टेट में क्या लोग कौन सी भाषा यूज कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में 345, 46 और 47 में बात की जा रही है। जुडिशरी का क्या लैंग्वेज होगा, वो आपका 348 और 349 में बात किया जा रहा है। वहीं पे आपका 350, 350 ए, 350 बी और 351 अनुच्छेद जो हैं ये आपके स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। अब जैसे 350 ए क्या बोलता है कि भाई इंस्ट्रक्शन कैसे, इंस्ट्रक्शंस आप मदर टंग में दिए जा सकते हैं, ठीक है, मतलब मदर टंग में इंस्ट्रक्शन की व्यवस्था की गई है, ठीक। वहीं पे आपका 350 बी जो है वहां पे बोला जा रहा है कि एक स्पेशल क्या होंगे, एक स्पेशल ऑफिसर होंगे, किसके लिए, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए, ठीक, कि जहां पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी रह रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल ऑफिसर का प्रोविजन होगा, ठीक है, ये आपका 350 बी में बोला जा रहा है। और वहीं पे 351 में कि हिंदी को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसकी बात की जा रही है। तो ये आपके भाषा वाला पार्ट हो जाता है, लैंग्वेज वाला पार्ट हो जाता है। अब देखिए यहां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था सिंपल सा कि भाई आपका जो भाषा है हिंदी लैंग्वेज, ये 343 एक क्या बोल रहा है। तो 343 एक जो आपका बोलता है वो बोलता है हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक है। हमने आपसे बताया 343 अनुच्छेद और 344 क्या है। 1 मिनट का टाइम दीजिए। चलिए सॉरी, एक फ़ोन था तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई ऑफिशियल लैंग्वेज होगा हिंदी यूनियन का। लेकिन ये जब हमारा संविधान 1950 में आया तो वहां एक बात बोली जा रही है कि भाई आने वाले अगले 15 साल के लिए क्या होगा कि जो यूनियन का लैंग्वेज होगा वो इंग्लिश होगा, ठीक है। अब ये जो 15 साल होगा इनमें प्रेसिडेंट क्या करेंगे, 5-5 साल पे कमेटी बैठाएंगे और वो कमेटी क्या करेगी, इंक्वायरी करेगी भाई कि हिंदी किस तरीके से है, क्या सीन होना चाहिए, कब इंग्लिश को हटाना चाहिए, इस टाइप का वो कमेटी स्टडी करेगी, ठीक है। तो इसी रिलेटेड आपका बीजी खेर कमेटी 1955 में अपॉइंट की गई थी। उसके बाद 1960 में आपका कोई कमेटी नहीं आई और 1963 में क्या होता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आ जाता है, जिसमें यह बोला जाता है कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाएगा यूज में, ठीक है। यूनियन जो लैंग्वेज ऑफ यूनियन था उसमें क्या होगा, इंग्लिश को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। ये 1963 का जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया उसमें ये बोला जा रहा है। और ऐसा नहीं कि 1965 तक रखा जाएगा, 1965 के आगे तक इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, ठीक। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन। तो जैसे हमने बोला 343 एक में बोल रहा है कि भाई हिंदी क्या होगा, आपका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा किसमें, देवनागरी स्क्रिप्ट में। एक चीज और बोला जा रहा है कि भाई जो न्यूमरल्स होंगे ना वो क्या होंगे, वो इंडियन न्यूमरल्स होंगे, ठीक। जो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स है उसे यूज किया जाएगा, देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स को नहीं यूज किया जाएगा। मतलब जो नंबर्स हैं वो आपका देवनागरी न्यूमरल्स नहीं यूज किया जाएगा, उसमें कौन सा होगा, इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स को यूज किया जाएगा। बाकी हिंदी लैंग्वेज जो है उसमें आपका देवनागरी स्क्रिप्ट यूज होगा। तो आपका बोल रहा है क्या स्टेटस, मतलब भारत के संविधान की धारा 343(1) में हिंदी भाषा को क्या स्थान दिया गया है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि आपका संविधान ही बोल रहा है कि जो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका, कि हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है
ठीक, फिर से एक बार ध्यान रखिएगा कि आप में से किसी को भी अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है, सीयूईटी पीजी बीएड सीयूईटी जो आपका सीयूईटी पीजी कॉमन बीएड जो है, उसके लिए किसी को भी अगर मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो ऐप पे आप विजिट कर सकते हैं, प्ले स्टोर सीयूईटी कॉन्सेप्ट, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। बाकी और भी कुछ जानना होगा आपको मॉक टेस्ट के बारे में तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, विश्व के बच्चों की स्थिति की रिपोर्ट को किसने प्रकाशित किया? यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनआईडीओ, यूपीयू। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग चारों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आप लोग खुद गेस कर सकते हो कि भाई किसने इसको, कौन इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। ठीक, तो आपका सबसे पहले नाम आ रहा है कौन सा? यूनेस्को। ठीक है, क्या फुल फॉर्म होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, अब यूनेस्को का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है 16 नवंबर 1945 को। कब इसका गठन किया गया? 1945 को। वहीं पे इसका जो हेडक्वार्टर होता है वो आपका पेरिस, फ्रांस में है। ठीक, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर से आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं, तो वो आपका कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। प्रेजेंट में यूनेस्को में कितने नंबर हैं और कितने मेंबर स्टेट हैं? वो आपके 194 हैं, प्लस कुछ क्या हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, 12 एसोसिएट मेंबर हैं। ठीक, बाकी यूनेस्को के बारे में अगर हम लोग और बात करें कि इनका एम क्या है, इनका एम है कि ये प्रमोट करेंगे वर्ल्ड पीस। ठीक है, वर्ल्ड पीस कैसे प्रमोट करेंगे? थ्रू इंटरेक्शन, कोऑपरेशन इन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, साइंस और कल्चर, इन सब में कोऑपरेट करके और इंटरेक्ट करके क्या करेंगे, ये वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे। कौन? यूनेस्को। ठीक है, हमने आपको बताया हेडक्वार्टर को कहाँ पे है? पेरिस है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूनेस्को जो है ये किसका सक्सेसर है? ये लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर है, जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। कब? 1920 में बनाया गया था। तो उसी का क्या है? सक्सेसर है। कौन? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगला अब हम लोग देखेंगे दूसरा जो ऑप्शन है। तो अब देखिए इसमें वर्ल्ड चिल्ड्रन के स्टेट ऑफ द मतलब SOWC रिपोर्ट की बात हो रही है, तो इसमें देखिए इनका एम जो है चिल्ड्रन से रिलेटेड तो है नहीं, तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि यहाँ पे क्या है, ये तो ये इस रिपोर्ट को क्या करेंगे? पब्लिश नहीं करेंगे। अगला हम लोग बात करेंगे यूनिसेफ की बात करेंगे। यूनिसेफ क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ठीक है, पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, बट ये आपका बाद में नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड कर दिया जाता है। पहले क्या था? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड। ठीक, तो अब हम लोग सबसे पहले यही बात करेंगे कि इनका इस्टेब्लिशमेंट मतलब यूनिसेफ का गठन कब किया जाता है? तो ये आपका 1946 में इसका गठन किया जाता है। किसका? यूनिसेफ का। अब इसमें क्या है कि भाई ये किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? प्रमोट करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे किस चीज़ को? चिल्ड्रंस के राइट्स को विश्व भर में। ठीक है, वर्ल्ड वाइड क्या करेंगे? चिल्ड्रंस के राइट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रमोट करेंगे, उनके हेल्थ के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान कौन रखेगा? यूनिसेफ रखेगा। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। तो अब आप एक आइडिया लगा सकते हो कि भाई अगर चिल्ड्रंस की बात हो रही है, जो चिल्ड्रंस का ध्यान रख रहे हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी तो यूनिसेफ होगा। ठीक, इन्होंने अपनी जो पहली रिपोर्ट, ये स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट था, वो कब पब्लिश किया था? पहली रिपोर्ट जो आई थी 1980 में आई थी, और वो भी किसके द्वारा? जेम्स पी ग्रांट के द्वारा ये पब्लिश किया गया था। ठीक है, वहीं पे आपका अगर हम लोग अगला बात करें यूएनआईडीओ। ठीक है,
UNIDO, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, इसमें क्या होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात की जाएगी। इसका गठन आपका फिलहाल एक चीज़, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप में से कोई बताएगा? चलिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया। इसका गठन कब होता है आप लोग? इसका गठन आपका UNIDO 1966 में होता है। ठीक, इसका गठन आपका 1966 में होगा। इसका रोल क्या है भाई? इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे, ये इनका एम है। इसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 173 इस समय मेंबर स्टेट है। ठीक, वहीं पे लास्ट आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है। ठीक है, ये आपका सबसे पुराना नहीं, ये सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा। इसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1874 में हुआ था, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1874 में हुआ है। वहीं पे हेडक्वार्टर इसका आपका कहाँ पड़ जाएगा? बर्न, स्विट्जरलैंड। तो इनके बारे में, बाकी जो ऑप्शन में थे इनके बारे में भी आप लोग जानते रहिए, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि यूनेस्को का आपका पेरिस, फ्रांस मतलब आपका हेडक्वार्टर हो गया। यूनिसेफ का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसका गठन आपका पहला रिपोर्ट जो यूनिसेफ का स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस का है वो आपका कब हुआ? 1980 में आया। बाकी इसका गठन कब हुआ? 1946 में। UNIDO का आपका वियना, ऑस्ट्रिया, और इसका गठन आपका 1966 में होगा। वहीं पे UPU जो कि सेकेंड ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका गठन आपका 1874 में होगा। यूनेस्को क्या है? ये आपका सक्सेसर है किसका? लीग ऑफ नेशंस का। ध्यान रखिएगा कुछ चीजें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। Given below are two statements. Rabindranath Tagore was the first person to receive Nobel Prize for India. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, और इससे आप लोग सभी क्या होंगे? ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे कि भाई पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो आपके कौन थे? पहले पर्सन थे इंडिया से। इंडिया क्या, आप ये कह सकते हो कि एशिया से पहले पर्सन थे जो आपके क्या थे? नोबेल प्राइज विनर थे। ठीक है, नोबेल प्राइज विनर थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर को एक नाम से और जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था? बार्ड ऑफ बंगाल। अब इनकी अगर हम लोग बात करें कि जो इनका जो गीतांजलि, आप लोगों ने इनसे रिलेटेड सुन रखा होगा कि जो इन्होंने गीतांजलि कंपोज किया है, ठीक, वो गीतांजलि के बारे में ध्यान रखिएगा। वहीं पे अगर दूसरे नाम भी इनके देखेंगे, जैसे बार्ड ऑफ बंगाल भी बोला जाता था, गुरुदेव भी बोला जाता था। ठीक, अब इन्होंने, इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, आप देखोगे कि जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों, मतलब में अपने देश का और बांग्लादेश का जो अमर सोनार है, ठीक है, नेशनल एंथम, वो किसने गाया है? वो किसने लिखा है? वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है। ठीक, वहीं पे जो श्रीलंका का आपका नेशनल एंथम है वो भी इन्फ्लुएंस्ड किससे है? इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर के जो राइटिंग्स हैं, जो उन्होंने चीज़ें कंपोज की हैं, उसी से इन्फ्लुएंस्ड है। और अगला हम लोग बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल का स्टेट एंथम है। ठीक है, स्टेट एंथम उनका क्या है? बंगलर माटी बंगलर जोल। ठीक है, वो भी किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही कंपोज्ड है। ठीक, तो अगला अब हम लोग, मतलब ये आपके पोएट थे, राइटर थे, कंपोजर थे। तो भाई रविन्द्रनाथ टैगोर पहले पर्सन थे जिन्होंने इंडिया से नोबेल प्राइज पहली बार जीता। ठीक, वहीं पे अगला स्टेटमेंट आपको दे रहा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक, वहीं पे जो आपका दूसरा स्टेटमेंट है कि द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोबेल प्राइज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। एल्फ्रेड नोबेल एक इंसान थे, उनके परिवार में इंजीनियर्स थे, और वो भी क्या हुआ, इंजीनियरिंग के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज था। इन्होंने काफ़ी थ्योरीज भी दी हैं। एल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी डेथ होती है कब? आपका 1896 में। 1896 10 दिसंबर को 1896 को इनका डेथ होता है। उनकी कुछ विशेष थी जो
मतलब ये चाहते थे कि पूरी हो जाए। तो उसी में से एक विश थी कि भाई जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी लिटरेचर और पीस से रिलेटेड क्या हो, लोगों को नोबेल प्राइज एक अवार्ड मिलना चाहिए। तो वहाँ से फिर इनकी जो 5th एनिवर्सरी थी, 5th डेथ एनिवर्सरी थी, मतलब 10 दिसंबर 1901 से क्या होता है, नोबेल प्राइज की शुरुआत होती है। ठीक है, तो मतलब उनका जो 5th एनिवर्सरी था उसी को यादगार बनाने के लिए क्या किया, यहाँ से उन्हीं की जो विश थी उसे पूरा किया गया। बाकी अभी क्या है, अभी एक इसमें आपका 6वां भी जुड़ चुका है, वो क्या है कि प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस, मतलब इकोनॉमिक्स में भी अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें भी क्या होगा, नोबेल प्राइज दिया जाएगा। ये आपका कब ऐड हुआ था, इकोनॉमिक वाला पार्ट 1969 में ऐड हुआ था। ठीक है, उससे पहले क्या था आपका, फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी लिटरेचर और पीस से रिलेटेड। ठीक, तो इनमें दिया जाएगा। तो यहाँ पे है द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोबेल प्राइज टुक प्लेस ऑन दिसंबर 10, 1901, तो ऑन द 5th एनिवर्सरी ऑफ द नोबेल डेथ। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द UN यूनाइटेड नेशन adopted द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन, कि मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा कब अपनाया। ठीक है, तो ये आपका जो यूएन जनरल असेंबली का, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ये घोषणा आता है कब, 10 दिसंबर 1948। लास्ट टाइम भी हमने बात किया, डेट क्या थी, 10 दिसंबर 1901 को नोबेल प्राइज स्टार्ट होता है। यहाँ भी क्या है, 10 दिसंबर 1948 आप लगा सकते हो, बट अगर कहीं डेट आपसे पूछता है तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार क्या हुआ, एडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और वो जो मतलब यूएनजीए था वो कहाँ पे हो रहा था, ये एडॉप्ट कहाँ किया गया था, ये आपका पेरिस में एडॉप्ट किया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कोणार्क सम्मान इज गिवन फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, कि जो कोणार्क सम्मान को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। देखिए जो कोणार्क सम्मान है ना बेटा, ये सॉरी मैं एक बार पेन चेंज करता हूं। जो कोणार्क सम्मान है ये आपका उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और ये आपका नेशनल अवार्ड दिया जाता है, जिसमें रिवार्ड क्या होता है, 5 लाख रुपीस रिवार्ड दिया जाता है। ये नेशनल अवार्ड होता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो भी आपके आर्ट में, ठीक, किन की चीज़ों में, आर्ट कल्चर डांस म्यूजिक या फिर आर्किटेक्चर, ध्यान रखिएगा, आर्ट कल्चर डांस म्यूजिक आर्किटेक्चर, मतलब ये भारत में क्या होगा कि इन फील्ड्स में जिनका योगदान रहा है उन्हें क्या होगा, कोणार्क सम्मान दिया जाएगा, किसके द्वारा, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। और ये आपका अगर हम लोग देखेंगे कौन कौन अभी जीता, अगर एक दो नाम याद करेंगे तो आप हरि प्रसाद चौरसिया, विजय मिश्रा, इन सबको याद रख सकते हैं। बाकी ये जो आपका कोणार्क सम्मान था ये कब स्टार्ट किया गया था, 1990 में ये आपका स्टार्ट किया गया था। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, कोणार्क सम्मान को किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इंडियन सिनेमा इसमें है नहीं, इसमें क्या क्या है, आर्ट कल्चर डांस म्यूजिक आर्किटेक्चर। तो यहां पे आपका क्या है, आर्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एथलेटिक्स में क्या है कि टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने पहली बार एथलेटिक्स में गोल्ड लाया, किसके लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, कौन, नीरज चोपड़ा। ठीक, अगर हम लोग 2020 टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक्स था ये आपका पोस्टपोन हुआ था।
2020 में पहले होना था, बट कोविड की वजह से उसे पोस्टपोन किया गया था, 2021 में हुआ था, जहां पे नीरज चोपड़ा ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था। टोटल जो मेडल्स मिले थे इंडिया को वो कितने मिले थे? 7 मिले थे। 7 में आपका अगर हम लोग गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में देखें तो एक आपका गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज मॉडल मिले थे। ध्यान रखिएगा, ये आपका जो टोक्यो समर ओलंपिक्स था। ठीक, आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होंगे कि भाई समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स कैसा होता है। ठीक, तो ओलंपिक्स क्या है, जैसे मान लीजिए समर ओलंपिक्स हो चाहे विंटर ओलंपिक्स हो, ये जब समर ओलंपिक्स की बात करेंगे हर 4 साल पे एक बार होता है। ठीक है, विंटर ओलंपिक्स की बात करेंगे हर 4 साल पे एक बार होता है। बट इन दोनों के बीच के गैप की बात करेंगे तो वो 2 साल का होता है। जैसे 2020 का अगर समर ओलंपिक हुआ तो 2022 में क्या हुआ होगा? विंटर ओलंपिक्स हुआ होगा। ठीक है, फिर 2024 में क्या हुआ? समर ओलंपिक आ गया। फिर 2026 में विंटर ओलंपिक हो गया। अब मान लीजिए आपसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि 2020 का आपका क्या हुआ? टोक्यो ओलंपिक्स हुआ। 2024 में कहाँ पे समर ओलंपिक हुआ आपका? पेरिस, फ्रांस में। 2024 में कहाँ हुआ था? पेरिस, फ्रांस। ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था। वहीं पे हाँ 2024 में जो हुआ था उसमें इंडिया के कितने मेडल्स थे? 6 थे, जिसमें आपका गोल्ड 0 था और सिल्वर 1 था, 5 क्या थे? ब्रॉन्ज मेडल थे। ठीक है, ये 2024 समर ओलंपिक्स में इंडिया के पास मेडल्स है। फिर अगला हम लोग बात करेंगे कि अगला समर ओलंपिक्स कहाँ पे होगा। तो अगला समर 2028 का जो समर ओलंपिक्स है वो आपका कहाँ पे होगा? लॉस एंजलिस, यूएसए। – 2028 का जो समर ओलंपिक्स है वो लॉस एंजलिस, यूएसए में होगा। ठीक, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है ओलंपिक्स के बारे में हम लोग कुछ जानना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। अगर इंडिविजुअल गोल्ड मेडल की भी बात करेंगे तो ये सेकंड नंबर पे पाए थे। पहला कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे, जिन्होंने 2008 में गोल्ड मेडल पाया था। ठीक है, किस चीज़ में? शूटिंग में पाए थे। कौन? ऑप्शन में यहाँ पे है भी, तो ये 2008 में पाए थे। किस चीज़ में? शूटिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल पाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कि हमें 2 लिस्ट दिया हुआ है और ये हम लोगों को मैच करना है कि मतलब डेट्स दिए हुए हैं और डेज दिए हुए हैं, इन सबको हम लोगों को मैच करना है। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे दिया हुआ है कौन सा? वर्ल्ड लिटरेसी डे। ठीक है, तो जो आपका वर्ल्ड लिटरेसी डे है बच्चों, वो आपका कब आता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे आपको 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये कब से मनाया जा रहा है? मान लीजिए आपसे इतना डीप पूछना तो नहीं चाहिए, बट ये यूनेस्को के द्वारा, जैसे आप लोगों को लगता होगा ना कि वर्ल्ड लिटरेसी डे, टीचर्स डे या फिर आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो भी डे है, ठीक, वो कौन डिसाइड करता है? ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे वर्ल्ड लिटरेसी डे कौन ये डिसाइड किया है? यूनेस्को ने। ठीक, कब शुरुआत हुआ है? यूनेस्को ने इसे 1960 में डिसाइड किया था कि वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाएगा हर साल के। तो फिर 1961 से पहली बार वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाना स्टार्ट हुआ। सॉरी, आई थिंक 1966 होना चाहिए। सॉरी 1966, माय मिस्टेक। 1966 होगा, 1960 नहीं होगा। तो 1967 से ये क्या हुआ था? बेगिन हुआ था, शुरुआत हुआ था किस चीज़ का? वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाए जाने का। अगला क्या है आपका? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ये अभी आपका रिसेंटली 2019 में इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन डिसाइड हुआ है, मतलब 2019 से मनाया जाना शुरू हुआ है। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये आपका 2018 में डिसाइड हुआ कि आपका इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 24 जनवरी को। ठीक है, 24 हर साल के 24 जनवरी को वर्ल्ड
इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाएगा। और शुरुआत कब होती है इसकी? पहली बार मनाया गया 2019 में। यहाँ पे बेगिन लिख देते हैं कि मतलब इसकी शुरुआत होती है। किसने शुरुआत किया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, UNGA। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला यहाँ पे आपका क्या है? वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है, ब्रेल डे क्या होता है कि भाई जो ब्लाइंड लोग हैं, ठीक, जो ब्लाइंड लोग हैं वो हाथ से क्या करते हैं, टच करके जो वो पढ़ते हैं, वो समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है, उसे हम लोग क्या करते हैं? ब्रेल बोलते हैं। तो ये आपका वर्ल्ड ब्रेल डे जो होता है, ये आपका कब मनाया जाता है? ये आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? ये भी आपका 2018 में UNGA के द्वारा ही, 2018 बाई UNGA। तो ये आपका 2019 से शुरुआत हुआ किस चीज़ का? वर्ल्ड ब्रेल डे का। तो ये दोनों क्या है? रिसेंट के हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा। बाकी टीचर्स डे आप सभी को पता होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि टीचर्स डे पे किसका बर्थ एनिवर्सरी होता है। ठीक है, आप लोग स्कूल में सेलिब्रेट करते होंगे टीचर्स डे, आप लोगों को पता होगा 5 अक्टूबर। टीचर्स डे भी अगर हम लोग लिख लें तो 5 अक्टूबर होता है। ये आपका कब शुरुआत होता है? 1994 में। ठीक है, इसका शुरुआत होता है। बाकी आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 5 अक्टूबर को, जहाँ पे हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। आप में से सभी ने स्कूल, कॉलेज, हर जगह इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर मिलाएंगे तो आपका वर्ल्ड लिटरेसी डे चलिए 5 अक्टूबर, वर्ल्ड टीचर्स डे 4 जनवरी, वर्ल्ड ब्रेल डे, और आपका 24 जनवरी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, और वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर। ठीक, तो यहाँ से हम लोग मैच करेंगे अगर, तो आपका क्या हो गया? 4। अब देखिए ऑप्शन एलिमिनेट भी किया करिए, अगर पहला आपको पता है तो यहाँ से क्या हुआ? 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। दूसरे का क्या हो रहा है आपका? 4 जनवरी मतलब ब्रेल डे, तो 3 हो रहा है, 3 दोनों में है, अभी चलेगा ये। सी क्या है? 24 जनवरी। 24 जनवरी मतलब आपका वर्ल्ड सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया, हाँ सॉरी, 24 जनवरी आपका क्या हो गया? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। तो 24 जनवरी का 2 हो जाएगा, मतलब ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। 8 सितंबर क्या है? वर्ल्ड लिटरेसी डे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। और भी अगर आप लोगों को याद रखना है तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून। ठीक है, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपका हो गया 31 मार्च, अर्थ डे आपका 22 अप्रैल। ठीक, उसके सिवाय हम लोग ओजोन डे 16 सितंबर। तो ये सब भी बाकी आप लोग याद रख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, फिर से हमारे सामने क्या है? कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब संगठन है, और उनके हेडक्वार्टर्स के नाम दिए हुए हम लोगों को मैच करना है। तो सबसे पहले क्या है? एशियान का नाम आ रहा है। एशियान क्या होता है? एसोसिएशन, अगर इसका हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसमें कितने मेंबर्स हैं? प्रेजेंट में इसमें 10 मेंबर्स हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात हो रही है, तो साउथ ईस्ट में कौन से देश आएंगे? आपका कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब क्या है? इन सबको 4-5 ये हो गए। बाकी आपका ब्रूनी हो गया, और आपका वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया। ये सब मिला के टोटल एशियान में 10 मेंबर हैं। और इसका आपका गठन कब हुआ है? 1967 में इसका गठन किया गया है। वहीं पे अगर हम लोग एशियान के हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ये आपका कहाँ पड़ता है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ही सीधे लिख देते हैं, जकार्ता, इंडोनेशिया। ठीक, अगला सार्क के बारे में आप लोग जानते होंगे। सार्क क्या है?
पहले इसमें 7 मेंबर हुआ करते थे, ठीक है, किसमें चलिए हम लोग बात कर रहे थे सार्क का। तो सार्क क्या था, इसमें पहले 7 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन 2007 में क्या होता है, अफगानिस्तान को भी ऐड किया जाता है। 2005 में मतलब 2004-5 में अफगानिस्तान अप्लाई करता है सार्क के मेंबरशिप के लिए। सार्क का पहले हम लोग फुल फॉर्म जान जाते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब यहाँ पे क्या है, आपके जो साउथ एशियन नेशंस हैं वो सार्क में शामिल हैं। ये 7 नेशंस थे पहले, लेकिन 2007 में क्या होता है, अफगानिस्तान को भी इनका मेंबर बना लिया जाता है। तो प्रेजेंट में टोटल कितने मेंबर हैं सार्क में, 8 मेंबर हैं, ठीक है। अब उन 8 मेंबर्स का अगर हम लोग नाम लेंगे तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान और श्रीलंका, ठीक है। वहीं पे अगर इसके हेडक्वार्टर की बात हम लोग करें तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि हमारा जो नेपाल है, काठमांडू नेपाल में सार्क का क्या है, हेड क्वार्टर है, काठमांडू याद रखिएगा। मतलब नेपाल यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, बट आपसे कहीं पे पूछ सकता है काठमांडू, आप लोग शायद तो उसका ध्यान रखिएगा। अगला आपका है UNCTAD। ये क्या हो गया, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो UNCTAD क्या होता है, इसका आपका, हाँ एक चीज़ और, सार्क का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1985 में। ये मैं बताना भूल गया था। जैसे एशियान का हम लोगों ने बात किया था कि एशियान का आपका 1967 में हो रहा है, तो सार्क का यहाँ पे लिख ही लेते हैं कि आप लोगों को याद रहेगा। सार्क का कब हुआ था, 1985 में हुआ था, ठीक। UNCTAD का इसका इस्टेब्लिशमेंट 1964 में होगा, और वहीं पे इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है। अगला है आपका, हाँ इसका गठन हमने आपको बताया कब, UNCTAD 1964 में, ठीक है। अगला आपका क्या है, ओपेक। ओपेक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है उनका ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है ये आपका 1960 में, मतलब 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन बनाया जाता है, 5 मेंबर्स के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो आपके हैं टोटल 12 मेंबर्स हैं, और इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो आपका कहाँ पे है, वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे, एशियान का जकार्ता, इंडोनेशिया, ठीक है, काठमांडू, नेपाल, तो 2, 3, 1, 4, 2 ऑप्शन यहीं से एलिमिनेट हो जा रहे हैं, 2, 3, 1, 4, क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, विच वन इज नॉट रिलेटेड टू नमामि गंगे, ठीक है। ये पूछ रहा है कि जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नमामि गंगे प्रोग्राम से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो पहले हम लोग नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक मतलब गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे प्रोग्राम को शुरुआत किया जाता है। कब शुरू किया जाएगा, जून 2014 में इसका यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरुआत की जाएगी, ठीक। अब इसका एम क्या होता है, इसका एम होता है कि भाई जो गंगा में पॉल्यूशन है वो हटाने के लिए, वहीं पे आपका कंजर्वेशन और रीजुविनेशन करना है किसका, गंगा का। अगर हम लोग मेन मोटिव मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, तो भाई सबसे पहले आपका सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। वहीं पे रिवर फ्रंट के डेवलपमेंट होंगे, फिर आपका रिवर सरफेस जो है उसको क्लीन किया जाएगा, और बायोडाइवर्सिटी, इन सब चीज़ों का उल्लेख किया गया कि ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अब पहला ऑप्शन है कि यह केंद्र सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बिल्कुल ये केंद्र सरकार का, तो ये आपका सही है।
इसमें पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है कि कौन इनमें से रिलेटेड नहीं है नमामि गंगे से। दिस प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन जून 2014, ये भी आपका सही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आर द इफेक्टिव अबॉटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ रिवर गंगा, ये भी सही है। आपका एक ऑप्शन बच रहा है, दिस प्रोग्राम विल बी स्ट्रेच फर्दर टू कंजर्वेशन एंड प्यूरिफिकेशन। नहीं, यमुना के लिए ये स्ट्रेच नहीं किया गया था, तो ये आपका गलत स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन में आपका यही पूछ रहा है कि इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है नमामि गंगे से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ शॉपकीपर नीड्स टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, विच इंस्ट्रूमेंट ही शुड यूज। यहां पे आप लोग यूज कर लीजिएगा, ठीक है, कि एक दुकानदार दूध की शुद्धता को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करेगा। आपके पास ऑप्शंस है हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर, मोनोमीटर, विस्कोमीटर। तो यहां पे एक एक की बात हम लोग कर लेते हैं। जो हाइग्रोमीटर होता है, इससे हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। इससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया कि वाटर वेपर एयर में कितना प्रेजेंट है, वो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। किससे, हाइग्रोमीटर से। लैक्टोमीटर इस क्वेश्चन का सही रिप्लाई होगा कि इससे हम क्या करेंगे, प्योरिटी ऑफ मिल्क मेजर करते हैं। कि मतलब ये हमें हेल्प करता है कि मिल्क की डेंसिटी हमें इससे पता चलती है, और उससे पता चलता है कि मिल्क जो है वो प्योर फॉर्म में है या फिर इसमें कुछ इम्प्योरिटी है। तो मिल्क की प्योरिटी को मेजर करने के लिए हम लोग किस डिवाइस का यूज करते हैं, लैक्टोमीटर का। वहीं पे अगला अगर हम लोग मोनोमीटर की बात करेंगे, तो मोनोमीटर जो होता है ये फ्लूइड और गैसेज के प्रेशर को, ध्यान रखिएगा, प्रेशर मेजर करने में काम आता है। किसके, प्रेशर ऑफ फ्लूइड एंड गैसेज, ठीक। वहीं पे लास्ट आपका विस्कोमीटर है। तो विस्कोमीटर क्या होता है, विस्कोसिटी मेजर करने में काम आता है। विस्कोसिटी आपका अगर आप पूछोगे क्या होता है, कि जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा टेक्निकल वर्ड्स में, कि भाई जो पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है। विस्कोसिटी क्या होता है कि अगर मान लीजिए फ्लोर पे पानी फ्लो कर रहा है, तो वो जितना रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है उस पानी को रोकने के लिए, जैसे आपने पढ़ रखा होगा, ठीक, कि भाई अगर फुटबॉल चल रहा है, अगर हम फुटबॉल मार रहे हैं तो भी क्या होगा कि ऐसे तो वो नॉर्मली भाई चलते ही रहना चाहिए, बट वो एक पॉइंट पे जाके अपने से रुक जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उस फुटबॉल पे, किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। तो वो जो फोर्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे इसी तरीके से अगर पानी आप फ्लोर पे डालो और वो आप देखोगे कि थोड़ी देर में क्या होता है, रुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं उस पानी को रोकने के लिए एक रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, विस्कोमीटर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, लैक्टोमीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, कौन सा फूल का हिस्सा नहीं है। यहां पे 4 ऑप्शन है, कैलिक्स, कोरोला, जाइनोसियम, प्लेसेंटा, ठीक है। तो देखिए बेटा, कैलिक्स क्या होता है ना, ये आउटर मोस्ट वोल होता है किस चीज का, फ्लावर का, ठीक है। तो ये तो आपका फ्लावर का पार्ट होगा। दूसरा आपका है कोरोला, तो कोरोला जो होता है ये कलेक्शन ऑफ पेटल्स होते हैं, तो ये भी आपका फ्लावर का पार्ट होगा। इसके बाद आपका जेनोसियम है, ये भी आपका फ्लावर का पार्ट है। ये आपका क्या होता है, फ्लावर के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक। तो ये तीनों आपके पार्ट ऑफ फ्लावर हैं। प्लेसेंटा आपका पार्ट ऑफ फ्लावर नहीं है, तो इसका आपका नॉट पूछ रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हम लोगों को 2 स्टेटमेंट दे रहा है। पहला है, द चिपको मूवमेंट ऑफ गरवाल इज रिलेटेड टू प्रोटेक्टिंग वाइल्ड एनिमल्स। यहां पे दे रहा है वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये था। चिपको मूवमेंट क्या होता है, 1970s में स्टार्ट होता है, ठीक है। ये कहां पे, उत्तराखंड में स्टार्ट होता है, और ये किस चीज के लिए था, वाइल्ड एनिमल्स के लिए नहीं था, ये ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए था। मेनली इसमें क्या होता है, महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, बाकी और भी लोग पुरुष भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट मेनली महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। महिलाएं क्या करेंगी, पेड़ को हग करेंगी,
ठीक है, कि मतलब भाई इन्हें हम नहीं कटने देंगे, हक करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये था आपका चिपको मूवमेंट, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा। दूसरा क्या है, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड फॉर इंडिविजुअल इज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि आपका जो अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड दिया जाता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए ही दिया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 आपका सही होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ठीक, तो ये आपका अवार्ड कब शुरू होगा? देखिए, ये आपका 2001 में अवार्ड, पहला जो अवार्ड दिया जाएगा वो 2001 में स्टार्ट होगा। और ये अवार्ड पहले आपका राजस्थान, सबसे पहले राजस्थान गवर्नमेंट ने दिया था, राजस्थान एमपी में दिया जाता था, बट 2013 में इसे यूनियन गवर्नमेंट, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो देना स्टार्ट कर दी। ठीक, किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट देना स्टार्ट किए। किस चीज़ के लिए? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ही ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 केवल करेक्ट है। आप लोग देखोगे स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? 4th करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स होते क्या है। देखिए, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब हो गया कि जहाँ पे आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है, कि कोई भी संसाधन हो गया, जैसे आप ऑयल, कोल ही ले लीजिए। ठीक, तो कोल आपके पास क्या है? लिमिटेड है। अब इसको बनने में कई मिलियन ईयर्स लगेंगे, दोबारा बनने में। तो ये आपका क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, कि इतनी आसानी से अगर ये क्या है, खत्म हो सकता है, और खत्म होने के बाद हमें मतलब ऐसा नहीं होगा कि अपने आप ये बन के तैयार रहेगा। ठीक है, कि मतलब ऐसे रिसोर्स जो क्या हैं, फाइनाइट हैं, मतलब एक सीमित मात्रा में अवेलेबल हैं, उन्हें हम लोग क्या करते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है? बनने में लगभग मिलियन ईयर्स लग जाते हैं इसको तैयार होने में। ठीक, तो यहां पे हमें यही बताना है कि नॉन रिन्यूएबल। अब रिन्यूएबल रिसोर्स क्या हो गया? नॉन रिन्यूएबल होता है कि ये हमारे पास फाइनाइट है। ठीक, अब रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया सन जो हो गया। ठीक है, सन से जो हमें एनर्जी मिल रही है, जिसे हम लोग सोलर एनर्जी भी बोलते हैं, आपका ऑप्शन में यहाँ अवेलेबल है। तो सोलर एनर्जी क्या हो गया? वो आपका रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, कि वो आपका खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक सीमित रिसोर्स अवेलेबल है, वो आपका अनलिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, वो आपका खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स सेलेक्ट करने हैं। तो कोल क्या होगा? खत्म हो सकता है। हाइड्रो पावर आपका रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में आता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रो पावर क्या होता है कि जो आपका पानी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है? हाइड्रो पावर हो जाता है। अगला, ऑयल एंड नेचुरल गैस आपका क्या होगा? नॉन रिन्यूएबल होगा। सोलर एनर्जी अभी हमने बोला रिन्यूएबल होगा, तो ये भी गलत होगा। जियोथर्मल एनर्जी वो भी क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी होगा। ठीक है, अगला, तो यहां पे हम लोग देख लेंगे कौन कौन से सही है। ए एंड सी ऑप्शन में, बी ई सी ई, ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 14वां क्या है? व्हाट इज फेजेंडा? फेजेंडा क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको पेपर टफ भी लगेगा, जैसे ये फेजेंडा वर्ड आपने नहीं सुन रखा होगा या फिर सुन भी रखा होगा तो अच्छी बात है। सुनने का रीज़न एक ये भी है कि भाई देखिए, इसका आंसर तो ये होगा कि जो कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील। तो सुनने का रीज़न ये होगा कि आपको ये पता होगा कि जो आपके टॉप प्रोड्यूसिंग मतलब टॉप कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग नेशन है, उसमें पहला नाम किसका आता है? ब्राज़ील। ब्राज़ील सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। तो आप वहाँ पे फेजेंडा पढ़ रखे होंगे, ठीक है, कि वहाँ जो कॉफ़ी प्लांटेशन है उसको क्या बोला जाता है? फेजेंडा बोला जाता है। बाकी और अगर नेशंस की बात करें, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं ब्राज़ील क्या है? फर्स्ट टॉप मोस्ट प्रोड्यूसिंग नेशन है कॉफ़ी का। ठीक, इंडिया किस नंबर पे आता है? इंडिया 8th नंबर पे आता है। वहीं पे और भी अगर हम लोग देखेंगे तो ब्राज़ील के बाद आपका वियतनाम हो जाएगा, ठीक है, कोलंबिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा। तो ये सब नेशंस
जो आपके टॉप 4-5 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग नेशन है वो है। सबसे पहला कौन है? ब्राज़ील है। इंडिया किस नंबर पे आएगा? 8वें नंबर में आएगा। अगर इंडिया में हम लोग स्टेट की बात करें कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका कौन है? कर्नाटका है। ठीक है, कर्नाटका के बाद कौन करता है? तो कर्नाटका के बाद केरला करता है, और केरला के बाद भी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये सब नेशंस ये सब स्टेट इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोडक्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट दिए हुए हैं, और हम लोगों को रेलवे जोन एक लिस्ट में दिया है, एक लिस्ट में क्या है? उसके हेडक्वार्टर्स मतलब मुख्यालय कहाँ पे हैं, ये हमसे बात किया जा रहा है। इंडिया में टोटल कितने रेलवे जोन हैं? टोटल 19 हैं। अगर हम लोग 19 में शामिल किया जाता है उसको भी, जो आपका कोलकाता मेट्रो है उसे भी शामिल किया जाता है, तो टोटल 19 है। बाकी ऐसे आपके 18 रेलवे जोन प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो भी आपका जो लास्ट है वो जुड़ा है कब? 2019 में जुड़ा है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन। तो यहाँ पे अगर हम लोग हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो पहला क्या है? सेंट्रल। ठीक है, कि सेंट्रल रेलवे जोन है उसका कहाँ पे है? मुंबई में है, मुंबई CST। इसका आपके क्या हो जाएगा? मुंबई CST। ठीक, वहीं पे आपका दूसरा है ईस्टर्न सेंट्रल, वो आपका हाजीपुर। ईस्टर्न सेंट्रल हाजीपुर हो जाएगा, वेस्टर्न सेंट्रल जबलपुर हो जाएगा, और साउदर्न का आपका चेन्नई में पड़ जाएगा। ठीक, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। सेंट्रल का कहाँ पे हो गया? मुंबई CSMT, और वहीं पे आपका फिर अगला हो जाएगा ईस्टर्न सेंट्रल। ईस्टर्न सेंट्रल आपका हाजीपुर, और जबलपुर में पड़ेगा वेस्टर्न सेंट्रल का, साउदर्न का चेन्नई में। ठीक, तो यहाँ हम लोग मैच करेंगे। ए का क्या हो गया? 3। ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, बाकी आपको देखना भी नहीं था। आपको क्या करना था? अगर एक का केवल सेंट्रल का पता रहता, सेंट्रल का आपको याद भी रहते होंगे, क्योंकि 1951 में इसका इस्टेब्लिशमेंट, अगर हम सबसे पहले की बात करें वो तो साउदर्न हुआ है, बट ये भी आपका 1951 में भी इस जोन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेरस। सेरस क्या है? सेरस क्या है? एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 2006 में ड्वार्फ प्लैनेट का कॉन्सेप्ट आया कि भाई कि जिन्हें मतलब ड्वार्फ प्लैनेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? बौना ग्रह बोला जाता है। ठीक है, ये आपका जो सिरस है ये लॉन्गेस्ट ऑब्जेक्ट पाया जाता है कहाँ पे? मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में। किसके किसके बीच में? मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक, ये किसके द्वारा रिसर्च? 1801 में आपका सेरस का खोज, मतलब ये बताया गया था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि मार्स जुपिटर के बीच में सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जिसका नाम सेरस रखा गया 1801 में। ये किसने किया था? ग्यूसेपे पियाजे। ठीक है, 1801 में। तो ये आपका जो ड्वार्फ प्लैनेट आता है, इसमें आपके और भी अगर आप ड्वार्फ प्लैनेट देखोगे, जैसे सेरस हो गया, प्लूटो भी आपका ड्वार्फ प्लैनेट में आता है, एरिस आपका ड्वार्फ प्लैनेट में आता है। तो ये 2-3 नाम आप लोग याद रख सकते हो ड्वार्फ प्लैनेट्स के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लानिंग कमीशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय, कि प्लानिंग कमीशन जो कि 1950 में जिसका गठन किया गया था, वो किसके द्वारा रिप्लेस किया गया? ठीक है, ये आपका सबसे पहले जानिए कि जो प्लानिंग कमीशन था इसमें क्या होता था? 5 ईयर प्लान आया करते थे। ठीक, कि देश हमारा जो है उसके देश के प्रोग्रेस के लिए 5 ईयर प्लान आते थे, जिसमें ये बनाया जाता था कि 5 ईयर किस चीज़ों पे फोकस करना है गवर्नमेंट को, वो प्लान बनाए जाते थे किसके द्वारा? प्लानिंग कमीशन के द्वारा। ठीक है, तो अब ये प्लानिंग कमीशन आपका 2014 में ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, 2014 में किसके द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है? नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, मतलब जो आपका NDA गवर्नमेंट आती है उसके द्वारा प्लानिंग कमीशन ख़त्म कर दिया जाता है। और बोला जाता है कि भाई प्लानिंग कमीशन जो था ये 1950 में इसका गठन किया गया था, अब हमें एक नए बॉडी की ज़रूरत है, क्योंकि देश
क्या है, बहुत आगे जा चुका है और यहाँ पे एक नए बॉडी की जरूरत है। तो उसी के बदले में 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को क्या आया, आपका नीति आयोग आया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब नीति आयोग जो आया, इसमें क्या हुआ, जो आपका प्लानिंग कमीशन होता था, इसमें कहीं ना कहीं आपका सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम जो शामिल होते थे वो कौन शामिल होते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग शामिल हुआ करते थे। बट अब जो नीति आयोग आया, इसमें आपके जो चेयरमैन होंगे वो तो आपके जो देश के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, चेयरमैन बन जाएंगे नीति आयोग के। बाकी उसके सिवाय इसमें क्या होंगे, हर स्टेट के सीएम होंगे, हर यूनियन टेरिटरीज के सीएम होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, जैसे भी मतलब अगर जहाँ पे असेंबली है वहाँ के सीएम होंगे, बाकी लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो ये सब भी शामिल होंगे। मतलब एक फेडरल बनाया गया कि यहाँ पे क्या हो, जो प्लानिंग कमीशन हो, इसमें स्टेट्स के भी पॉइंट सुने जाएं, उनके भी व्यू रहें, ऐसा ना हो पूरी तरीके से सेंटर के द्वारा ही सॉरी सेंटर के द्वारा ही सब कुछ डिसाइड किया जा रहा है। ठीक, तो प्लानिंग कमीशन कब हुआ था, अगर इसका भी डेट हम लोग लिखें तो 13 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश किया गया था, खत्म किया गया था। उसके बदले में नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। ठीक, कब, 1 जनवरी 2015 को। जिसके चेयरमैन कौन होंगे, ध्यान रखिएगा, जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के चेयरमैन भी होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डॉट 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 इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो जब भी आपसे पूछे कि पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन था, तो वो आपका सिक्किम। ठीक, याद रखिएगा, सिक्किम क्या हुआ, पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना जनवरी 2016 में। अगर आपसे पहला यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो कि ऑर्गेनिक स्टेट बना, वो कौन होगा, पहला ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो वहाँ पे क्या होगा, लक्षद्वीप होगा। ठीक है, ये जनवरी 2016 में बना और इस पर काफ़ी दिनों से काम चल रहा था। 2010 में एक पॉलिसी आती है जो कि उस पॉलिसी का अगर हम लोग नाम देखेंगे तो वो क्या था, सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन। सिक्किम ऑर्गेनिक मिशन था जो कि 2010 में आया गया था, लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे देखा जा रहा है जनवरी 2016 में पूरी तरीके से ऑर्गेनिक स्टेट बन गया, कौन, सिक्किम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 2 लिस्ट है हमारे पास। ठीक, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 1, लिस्ट 2, प्लेस एसोसिएटेड विद। यहाँ पे क्या है, कुछ प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं और कुछ लोगों के नाम दिए, जैसे जीसस क्राइस्ट हो गए, अलेक्जेंडर हो गए, नेपोलियन बोनापार्ट हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए। तो ये सब किस जगह से एसोसिएटेड है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो अब जैसे जीसस क्राइस्ट का अगर हम लोग बात करें तो इनका बर्थ कहाँ पे हुआ था, आप सभी जानते होंगे, बेथलेहम में। ठीक है, और वहीं पे इनकी डेथ कहाँ पे हुआ था, मतलब ये क्रूसिफाइड कहाँ पे, ये आपका जीसस क्राइस्ट जेरूशलेम। तो जेरूशलेम जो दिया हुआ है ये आपका किससे एसोसिएट हो जा रहा है, जीसस क्राइस्ट से हो जा रहा है। ठीक है, अब वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे अलेक्जेंडर का, इनका बर्थ आपका पेला मैकेडोनिया में हुआ था। तो यहाँ पे मैकेडोनिया आपको ऑप्शन दे रहा है, तो इसका हम लोग लगा सकते हैं अलेक्जेंडर से। ठीक, अलेक्जेंडर द ग्रेट। उसके बाद अगला है, अगले आपके कौन हैं, हाँ, अगले आपके नेपोलियन बोनापार्ट हैं, फिर नेल्सन मंडेला हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग एक बार करिएगा,
इसमें हमें लगता है ऑप्शंस कुछ सही नहीं दिए हुए हैं, तो आप लोग भी देखिएगा, बाकी कमेंट सेक्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे। इसमें आई थिंक ऑप्शंस करेक्टली मैच्ड नहीं है या फिर कुछ मिस्टेक हो रहा है, तो एक बार इसे हम लोग देख लेंगे, बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सिग्निफिकेंट इवेंट्स इन द अकॉर्डेंस ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द ओल्डेस्ट वन कम्स फर्स्ट। और मतलब जो सबसे पुराने हैं वो सबसे पहले लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग को अरेंज करना है। अब सबसे पहले एग्जीक्यूशन ऑफ मुसोलिनी, कि मुसोलिनी को फांसी कब दी गई थी, वो आपको 1945 में 28 अप्रैल को, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आप सभी को पता होगा, 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। वहीं पे यूएसए ड्रॉपिंग एन एटॉमिक बम ऑन जापान कब कब हुआ था, 6 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को कहाँ पे गिराया गया था, हिरोशिमा पे गिराया गया था, और 9 अगस्त को आपका नागासाकी पे गिराया गया था। तो हिरोशिमा पे जो गिराया गया था 6 अगस्त को, उसे लिटिल बॉय बोला जाता था, और वहीं पे आपका जो 9 अगस्त को नागासाकी पे गिराया गया था उसे क्या बोला जाता था, फैट मैन बोला जाता था। अगला है एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, ये आपका कब हुआ था, 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 आपका एंड हुआ था, ठीक है। हिटलर बिकमिंग द चांसलर ऑफ जर्मनी, चांसलर ऑफ जर्मनी हिटलर को कब बनाया गया था, ये आपका 1933 को बनाया गया था, ठीक है। प्रेसिडेंट के द्वारा, चेयरमैन के द्वारा आप कह लीजिए, या प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया गया था। कि कौन थे उस समय प्रेसिडेंट, हिंडनबर्ग, उनके द्वारा चांसलर चूज किया गया था किसको, हिटलर को, कब, 1933 में। तो यहाँ पे हम लोगों को देखेंगे तो सबसे पहले एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 आएगा, ठीक है, तो डी हो गया, फिर आपका 1933 आएगा, ई हो गया, डी ई, फिर आपका ए आएगा, एग्जीक्यूशन ऑफ मुसोलिनी 1945 28 अप्रैल। अच्छा 1945, यहाँ पे 3 इवेंट है, 28 अप्रैल सबसे पहले आएगा, फिर अगस्त आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ भी हमें क्या है, 2 लिस्ट दिया हुआ है, पॉलिटिकल लीडर और पॉलिटिकल पार्टी, इन दोनों क्या करना है, मैच करना है। पहला सबसे पहले कि मतलब कौन से ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिन्होंने इन पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण कराया है, ठीक है। तो सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, ठीक है। इन्होंने किस पार्टी का निर्माण कराया है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ठीक। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जो थी, एक और है वो आपका इंडिया की नहीं है, वो आपके कहाँ की है, ब्रिटेन की है, तो उसकी बात नहीं हो रही है। ये आपका कहाँ पे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने 1936 में क्या किया था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का फॉर्मेशन कराया था, ठीक है। वहीं पे आपका भारतीय जनसंघ है, भारतीय जनसंघ कब निर्माण हो रहा है इसका, 1951 में, किसके द्वारा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा हो रहा है। और अगला ए.के. गोपालन, अगर हम लोग नाम देखेंगे तो ए.के. गोपालन द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और लास्ट आपका राजा गोपालाचारी, सी राजा गोपालाचारी, तो वो कौन थे, स्वतंत्रता पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं कि अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 352 के अनुच्छेद 352 के अंडर, जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 352 है, वहाँ पे द गवर्नमेंट कुड डिक्लेयर अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, कि मतलब वहाँ पे आपातकालीन स्थिति गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है ऑन ग्राउंड्स ऑफ, मतलब किस आधार पे कर सकती है, एक्सटर्नल थ्रेट, ठीक है, जिसे संविधान में एक्सटर्नल एग्रेशन का नाम दिया जा रहा है, और थ्रेट ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन आपसे ये 1978 के पहले का क्वेश्चन अगर रहता तो यहाँ पे ये सही हो सकता था। बाकी 1978 में क्या होता है, 44वां संवैधानिक संशोधन होता है, जो आपका नेशनल इमरजेंसी होता है। किस अनुच्छेद में? 352 में, जहाँ पे बोला जाता है कि किस सिचुएशंस में नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती है। वहाँ पे 3 सिचुएशन दिए जा रहे हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, और तीसरा जो है वो अब आर्म्ड रिवेलियन हो गया है। क्या हो गया है? आर्म्ड रिवेलियन। ये पहले आपका 1978 तक किस नाम से था? इंटरनल डिस्टर्बेंस नाम से था। बट 1975 में जो इंदिरा गांधी द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है वो किस बेसिस पे किया गया था? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे किया गया था। तो इस वर्ड को हटा के 1978 में संवैधानिक संशोधन के तहत आर्म्ड रिवेलियन वर्ड यूज किया गया कि इस वर्ड के तहत इमरजेंसी घोषित की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल एग्रेशन तो सही है, बट आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं, बल्कि आर्म्ड रिवेलियन की वजह से किया जाता है नेशनल इमरजेंसी घोषित। किस संविधान के किस पार्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं? पार्ट 18, ठीक है। 18वें भाग में आपका क्या है? इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। 3 इमरजेंसी की बात की जाती है। एक आपका नेशनल इमरजेंसी, जिसे हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी वर्ड अनुच्छेद में, मतलब संविधान में नहीं है, उसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं कि इन सिचुएशंस में क्या होगा? राष्ट्रपति इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं, ठीक। तो दूसरा आपका ये 352 अनुच्छेद में हो गया। वहीं पे 356 में आपका क्या होता है, जो हम लोग प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, वो रहता है। वहीं पे 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। 358 और 359 अनुच्छेद जो हैं वो आपका किस चीज़ की बात करते हैं? 358 अनुच्छेद बोलता है आपका कि भाई अगर इमरजेंसी लग रही है तो वहाँ पे क्या होगा? इमरजेंसी अगर वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे, उस आधार पे लग रही है, तो वहाँ पे अनुच्छेद 19 क्या होगा? अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब उस समय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी लग रही, तो उस समय अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकार का होता है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। वहीं पे 359 बोलता है कि बाकी के जो मौलिक अधिकार हैं वो भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, एक्सेप्ट अनुच्छेद 20 और 21, ठीक है। तो ये हो गया आपका इमरजेंसी वाला पार्ट। दूसरा है, वंस एन इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, the federal distribution of power remain practically suspended and all the powers are concentrated in the hands of president of India। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये कि भाई आपका क्या होता है कि जब इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है तो वहाँ पे जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों क्या करेंगे? गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं, देश को रन कर रहे हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पूरी पावर्स हैं वो किसके अंडर में आ जाएंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ जाएंगे, सेंटर के हाथ में आ जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 आपका सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इन इंडिया सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। तो ये तो अब मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जब 1000 की मेल पॉपुलेशन में कितनी फीमेल्स अवेलेबल हैं, उस हिसाब से हम लोग सेक्स रेशियो डिसाइड करते हैं इंडिया में। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल्स डिवाइडेड बाई मेल, नंबर ऑफ मेल्स इनटू 1000 होगा, ठीक है। तो आप लोग देख लो, फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। द सॉन्ग इतनी शक्ति हमें देना दाता पॉपुलरली संग इन द मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल्स ओरिजिनली संग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगर्स इन अ फिल्म। इतनी शक्ति हमें देना दाता गाना अधिकतर विद्यालयों में सुबह की सभा में गाया जाता है। निम्नलिखित में से वास्तविक रूप में इसे किस गायक ने फिल्म में गाया है? ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप सभी स्कूलों में प्रेयर किए होंगे, तो वहाँ पे इतनी शक्ति हमें दाता
गाया जाता था। और ये आपका जो 1986 में एक फिल्म आई थी अंशु, उसमें कौन, पुष्पा पगधड़े, ठीक है, पुष्पा पगधड़े द्वारा ये गाना क्या किया गया था आपका, गाया गया था पुष्पा पगधड़े द्वारा, ठीक है। किस फुल फिल्म में, अनुष्क फिल्म आई थी, सॉरी अंकुश फिल्म आई थी 1986 में। लास्ट क्वेश्चन आज का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज set a standard chart to determine health status using weight through BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य स्तर को मापने के लिए बॉडी मास इंडेक्स के माध्यम से भार का उपयोग करते हुए एक मानक चार्ट तैयार किया, जिसके अनुसार कौन सा कथन BMI के लिए उचित है। देखिए ये आप लोग याद रखिए कि क्या WHO द्वारा सेट किया गया है। देखिए बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो वेट है इंसान का और उसके हाइट के हिसाब से क्या बॉडी का वेट होना चाहिए, ठीक है, कि उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर वेट बोलेंगे या नॉर्मल वेट बोलेंगे या ओवर वेट बोलेंगे। देखिए 4 चीज़ों का WHO ने बात किया है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट और लास्ट आपका कौन सा बात किया है, ओबेसिटी, ठीक है। तो इन्होंने जो अंडर वेट रखा है, अंडर वेट का क्राइटेरिया आपका क्या रखा है, चारों लिख लेते हैं हम लोग पहले, कौन कौन सा, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवरवेट और लास्ट आपका क्या है, ओबेसिटी, ठीक। ये 4 में डिवाइड किया है, चारों का इन्होंने सेट किया कि क्या वेट होना चाहिए हाइट के हिसाब से बॉडी का, ठीक है। तो जो पहला आता है अंडर वेट, उसमें इन्होंने क्या बोला, लेस देन 18.5 अगर है, लेस देन 18.5 है तो वो आपका क्या होगा, ठीक। नॉर्मल वेट क्या होगा आपका, 18.5 से लेके 24.9 तक, सही लिखे हैं आप लोग, ऐसे सीधे लिख लीजिए, 18.5 से 24.9 जो होगा वो आपका क्या होगा, नॉर्मल वेट में आएगा, ठीक है। वहीं पे 25 से लेके 29.9 तक आपका क्या होगा, ओवरवेट होगा, और 30 या 30 से ज़्यादा 30 और मोर देन 30 जो होगा वो आपका क्या होगा, ओबेसिटी में आता है, ठीक है। तो ये आपका ये क्राइटेरिया सेट किया गया है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि जो BMI लेस देन 18.5 इज नोन एज अंडरवेट, बिल्कुल सही है। BMI फ्रॉम 18.5 टू 24.9 इज ओवरवेट, ओवरवेट नहीं है, ये आपका क्या है, नॉर्मल वेट है। BMI ग्रेटर और इक्वल टू 30 इज ओबेसिटी, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। BMI फ्रॉम 25 टू 29.9 इज ओवरवेट, ये भी आपका सही ऑप्शन होगा। लास्ट आपका है BMI लेस देन 20.5 इज अंडरवेट, ये भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पे A, C और D ऑप्शन क्या हो जाएगा, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर और इक्वल्स टू 30 लिख रहा है, ये केवल 30 से जब ग्रेटर होगा
तब आपका किस में शामिल किया जाएगा, ओबेसिटी में शामिल किया जाएगा। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एंड ई हो जाएगा, ए एंड डी, ए एंड सी। क्या हो रहा है, BMI लेस देन 18.5 इज अंडरवेट, सही है। BMI फ्रॉम 18.5 टू 24.9 इज गलत है। आई थिंक यहाँ पे ऑप्शंस गलत हैं। ठीक, बाकी ई आपका सही होगा नहीं। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शंस होने चाहिए वो ए सी डी तीनों होने चाहिए। यहाँ पे BMI ग्रेटर और इक्वल्स टू 30 है, तो वो आपका क्या होगा, WHO से चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर BMI। करेक्ट स्टेटमेंट जिसके अनुसार कौन सा कथन BMI के लिए उचित है। तो इसमें क्या होगा ना, ए सी डी तीनों करेक्ट होगा। आप लोग एक बार ऑप्शन हमें लग रहा है कि गलत है, एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। BMI ग्रेटर और इक्वल्स टू 30 होगा तो क्या होगा आपका, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन आपका ए सी एंड ई, सॉरी ए सी एंड डी, ये तीनों सही होने चाहिए। क्योंकि ओवर वेट जो होता है वो आपका 25 से 29.9 ही होता है। ठीक है, BMI अगर ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 30 है तो ओबेसिटी कहलाएगा। BMI अगर 18.5 से कम है तो वो आपका अंडरवेट कहलाएगा। ठीक है, जिसमें ऑप्शंस कोई नहीं सही है, बाकी ये क्या होगा आपका ए सी एंड डी होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी फिर और इसके सिवाय जैसे हमने आप लोगों को बोला था, और भी क्वेश्चंस अगर आप लोगों को करने हैं, जो भी बच्चे कॉमन बीएड के हैं, मतलब CUET PG कॉमन बीएड के, वो सब क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप पे अवेलेबल है, 199 रुपये केवल चार्ज है। तो ऐप कहाँ मिलेगा आपको, प्ले स्टोर पे जाके CUET कॉन्सेप्ट ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।